आज हम पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पेपर 1 की यूनिट 8 है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि आज हमारे स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम जान लेते हैं कि पीपल और इन्वायरमेंट होता क्या है। वैसे तो हम कॉमनली हमने जाना हुआ पढ़ा हुआ, पर स्टार्टिंग में हमें ये सब जानना जरूरी है। Human environment is the interaction between human being and the environment. It is the relationship of people with the natural and physical environment around them. Environment includes physically, biological, cultural, social and economical factor of the area. जो इंसान के बीच में और जो हमारे इन्वायरमेंट है, वातावरण है, जो हमारे आसपास अराउंड हमारे फैला हुआ है, इनके बीच में जो हमारा रिलेशन है, चाहे वो बायोलॉजिकल है, चाहे वो कल्चरल है, सोशल है, किसी भी तरीके से हम इससे इन्वायरमेंट और पीपल जो ह्यूमन बींग है, जो आपस में ये जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन होता है आपस में, वही पीपल और इन्वायरमेंट है। ह्यूमन इम्पैक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मैनी वेज। काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से, जैसे ओवर पॉपुलेशन है, पोल्यूशन हो रहा है, आज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन किस लिए हो रहा है, ये इम्पैक्ट बढ़ रहा है हमारे ह्यूमन्स बीइंग का। हमारी जनरेशन जैसे बढ़ रही है, अब क्या हो रहा है, जिससे पेड़ भी कटाई हो रही है, जगह जगह इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो ये सब इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे ऑब्वियसली पड़ रहा है। काफ़ी पोल्यूशन होता जा रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, व्हीकल्स भी काफ़ी हो रहे हैं, फैक्ट्रीज भी काफ़ी लग रही हैं, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चेंज लाइक दीज हैव ट्रेड, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉइल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, सॉइल इरोजन होता जा रहा है, पुअर एयर क्वालिटी हो रही है, एंड अनड्रिंकेबल वाटर, और वाटर भी हमारा गंदा होता जा रहा है। तो ये सब इम्पैक्ट तो हमारे पॉपुलेशन जो हमारे ह्यूमन बीइंग का है, हमारा पीपल का है, वो इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। आगे हिंदी में एक बार जान लेते हैं। मानव जीवन पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र पर अधिक निर्भर है, अर्थात मानव जीवन पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र पर आश्रित है। ठीक है, हम ये तो जानते हो आप, हम किस पर डिपेंड है, हम पर्यावरण पर ही पूरी तरह डिपेंड है। विदाउट, अगर पर्यावरण के बिना तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते। एयर मिल रही है हमें, इसी से मिल रही है, वाटर मिल रहा है, वो सब खाने की चीज़ें हैं, सब कुछ हमें पर्यावरण के द्वारा ही मिल रहा है। पर्यावरण तंत्र के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। फिर भी मानव अपनी आश्रित आधार को नष्ट करने के आधुनिकता की चकाचौंध में सरोवर होते रहना चाहता है। फिर भी क्या कर रहे हैं हम सिर्फ अपनी जगह जो जिंदगी को देख रहे हैं कि हाँ हमारे लिए जुड़े, पर हम ये नहीं देख रहे कि हमारे इन सब करने के या कुछ भी हम जो कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट, उनमें ये भी साथ ही साथ होना चाहिए ना कि उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। फर्स्टली तो हमें ये देखना होता है कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में हम नहीं सोचते, और ये ज़रूरी है हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना। मनुष्य भौतिक पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे अत्यधिक जनसंख्या, वही है जो मैंने पीछे बोला, सिर्फ हम रीड कर लेते हैं। अत्यधिक जनसंख्या, प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई और इस तरह के परिवर्तनों ने जलवायु परिवर्तन कर दिया, मिट्टी का कटाव, खराब वायु गुणवत्ता, पीने योग्य पानी की गति दी है। ठीक है, खराब वायु खराब हो गई है और पीने योग्य पानी भी खराब हो चुका है। अब इसमें हम करते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम, दो को आज हम रीड करेंगे। इकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है अब देखते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। कई बार इकोलॉजी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि क्या है इकोलॉजी। स्टडी होती है किसके बीच में रिलेशन होता है, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन है, जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को इंक्लूड करते हैं, और जो खुद हम ह्यूमन बीइंग है उनको हम इंक्लूड करते हैं, जो इनके बीच में रिलेशन है उसकी जो स्टडी होती है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द विटल कनेक्शंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ये जो कनेक्शन है पेड़ पौधों के बीच में, एनिमल्स के बीच में, और सारा जो हम वर्ल्ड है हमारे अराउंड। जो टर्म है जो इकोलॉजी के, ध्यान रखना है कि ये टर्म किसने दी थी। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैक्ल इन 1869 में दी गई थी। ये डेफिनेशन डिफाइन किया गया था। एक बार हिंदी में लर्न कर लेते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीवन के अनेक जटिल वर्तमान समस्याओं का समाधान पारिस्थितिकी के अध्ययनों द्वारा ही होता है। इसमें निजी पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी व इको सिस्टमोलॉजी आदि भी शामिल हैं।
क्योंकि इकोलॉजी के द्वारा ही जो रिलेशन होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है उनके ये स्टडी करते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इकोलॉजी ये है। नेक्स्ट है इसमें इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, तो उसी का एक रूप है ये। अब देखते हैं, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के एक साथ पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अनुक्रिया करते हैं। अब वो तो इकोलॉजी हो गई स्टडी। इकोसिस्टम क्या हो गया, जैसे हम एक दूसरे के साथ जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, जो भी आपस में रिलेशन होते हैं, जो भी भौतिक पर्यावरण में जो भी एक क्रिया होती है, वो सब आती हैं इकोसिस्टम में। इसे हम क्या कहते हैं, परितंत्र भी कहते हैं। इसे परितंत्र कहते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। शब्द की जो रचना की थी वो 1935 में आर्थर टांसले ने की थी, ध्यान रखना। 1935 में आर्थर टांसले ने की थी। पारिस्थितिक तंत्र कार्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं और घटकों की क्षमता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं की सेवाओं को प्रदान करता है। पारिस्थितिक तंत्र कार्यों को पारिस्थितिक प्रक्रियाओं या पारिस्थितिक तंत्र संरचनाओं के सबसेट के रूप में जाना जाता है। तो ये है पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक और अजैविक। ध्यान रखना, इसके दो घटक मेन होते हैं, जैविक और अजैविक। उत्पादक, उपभोक्ता और जो अपघटक हैं वो किस में आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत। और जो जल जैसे वायु हो गए, मृदा, प्रकाश हो गया, ये हमारे अजैविक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये इनके नाम हमें ध्यान रखने हैं, आगे हम इसके बारे में थोड़ा लर्न कर लेंगे। पर मेन इसमें ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे जो पिरामिड है। नंबर पिरामिड है, बायोमास पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड है। ये हमारे प्रसिद्ध ये 3 टाइप्स के हैं। तो आगे हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक पिक्चर देखते हैं, ये इस तरीके से होता है, जैसे हमारा जो नेचर है किस तरीके से, जैसे सबसे पहले क्या होता है उसमें, जैसे उत्पादक है, कोई भी चीज़ उगा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले तो उत्पादक है ना, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है जो उसको उपभोग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक आ गया, जैसे ये है, मान लो ये क्या थे, ये चूहे हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको खा रहे हैं, रैबिट जो भी है। तो आगे क्या आएगा, द्वितीय भौतिक है, स्नेक इनको खा रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या आ गया, तृतीय, तो जो बाज है वो स्नेक को खा रहा है। इस तरीके से तो हमारा एक प्रकृति का जो सर्कल है वो चल रहा है। हम देखते हैं ना कि हाँ, लोहे ने हिरण को खा रहा है, ये खा रहा है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो चल रही है। तो इस तरीके से हमारे ये इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ये चलता है। सबसे पहले उत्पादक है, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे मान लो सबसे पहले वही है, उत्पादक है, फिर क्या आएगा, जैसे शाकाहारी मान लेते हैं हम पे, शाकाहारी क्या है, जैसे ये हैं, फिर ये हिरण होते हैं, जो भी एनिमल्स है, इसको क्या करते हैं, ये आगे प्राथमिक मांसभक्षी आ गए, ये शाकाहारी हैं, इनकी ये घास फूस खा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे क्या आएगा, फिर मांसभक्षी है, तो ये इनको खा लेगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, शीर्ष मांग, आप जानते हैं लोइन है, तो वो उसको खा लेगा। तो इस तरीके से ही हमारा जो प्रकृति का जो सर्कल है वो चलता रहता है। और यही हमारे ये होते हैं जो पारिस्थितिक या जो हमारे इकोसिस्टम जो चलता है पिरामिड है उसका, ये इस तरीके से बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम एक बार इकोसिस्टम हमने पीछे पढ़ लिया था, इसको एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। एन इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर फ्रॉम ए बबल ऑफ लाइफ, ठीक है, एक साथ काम करते हैं। इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक और लिविंग पार्ट्स एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर, जो हमने अभी पढ़ा है जैविक और अजैविक, ठीक है। बायोटिक में आ गया था, जैसे हम पढ़ लिया था जो भी पार्ट्स हैं लिविंग्स, अरे अबायोटिक में जैसे नॉन लिविंग पार्ट्स हो गए। और जो बायोटिक फैक्टर इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये इनको इंक्लूड होते हैं, ठीक है। द टर्म इकोसिस्टम वाज डिफाइंड बाय आर्थर टांसले ने दी थी 1935 में। इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ स्पाइसीज इंटरेक्टिव विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम हो गया, ओशियन इकोसिस्टम हो गया। तो ये मैंने पीछे हिंदी में बताया था, अब इंग्लिश में लर्न हो गया। अब हम देखते हैं, मैंने 3 टाइप्स बताए थे आपको, देखो एक बार, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड, नंबर पिरामिड। और मैंने इसमें थोड़ा सबसे पहले एनर्जी के बारे में डिफाइन कर दी, फिर नंबर और बायोमास, तीनों के बारे में हम डिफाइन करेंगे बारी बारी से। तो चलो पहले देखते हैं एनर्जी पिरामिड, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड।
पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है, ठीक है, क्योंकि परितंत्र विधि पोषक स्तरों पर 90% जो ऊर्जा व्यय हो जाती है, ठीक है, तथा शेष 10% ऊर्जा की ही उच्च स्तर की ओर पहुंच पाती है। अतः प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती रहती है, अतः निम्न से उच्च पोषक स्तर के जीवों की संख्या भी कम होती चल रही। वही जैसे हमने देखा था ना, सबसे पहले उत्पादक है, फिर उसके बाद वो कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि वो उसको खा लिया तो एनर्जी उसने ले ली, तो उसके आगे फिर वो मांसभक्षी आ गया, तो वो उसने उसको खाया तो उससे और कम एनर्जी, तो फिर उसके आगे ऊपर जो लेवल है वो लेवल कम रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पिरामिड चलती हैं। एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी। एन एनर्जी पिरामिड आल्सो नोन एज ए ट्रॉपिक ऑफ इकोलॉजिकल pyramid is a geographical representation of the energy found within the tropic levels of an ecosystem. The bottom and the largest level of the pyramid is the producer and contain the largest amount of energy. पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स के बारे में, जो संख्या का पिरामिड है वो द डिपिक्ट्स द रिलेशन इन टर्म ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर हार्बीवर्स। वही है, जैसे प्रोड्यूसर कितने भी कर रहा है प्रोड्यूस, फिर हार्बीवर्स आगे जो शाकाहारी थे, फिर कार्निवर्स आते हैं जो मांसाहारी आ जाएंगे, ठीक है। एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स दे कैन बी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे अपराइट हो गया, पार्टली अपराइट हो गया और इन्वर्टेड हो गया। संख्या का पिरामिड एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। वो ये उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, आपको सिर्फ वो पिक्चर माइंड में रखनी है तो हर चीज़ आपको इजीली माइंड में रहेगी, ठीक है। कि संख्या का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों, उपभोक्ता तथा अपघटकों की संख्या में प्रदर्शित करने वाला पिरामिड संख्या का पिरामिड कहलाता है, ठीक है, जो उसको प्रदर्शित कर रहा है, पादप या उत्पादक। आगे हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, जो थर्ड है हमारा। ए बायोमास पिरामिड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल लिविंग बायोमास, ठीक है, जो भी टोटल लिविंग बायोमास है एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इन एन इकोसिस्टम. Biomass is calculated as the mass of living organism present at each trophic levels in a given sample size. It can be represented as dry weight in grams and calories per unit area, ठीक है। ये है हमारा पिरामिड ऑफ, ये एक बार हिंदी में भी आप लर्न कर लें। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के सभी पोषक स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर सकल भार को, वही है उसमें संख्या, पहले तो हमने सबको देखा कि एनर्जी के, क्योंकि इतनी एनर्जी किसको किस लेवल तक मिल रही है। उसके बाद देखे हमने संख्या, ठीक है, कि संख्या के अकॉर्डिंग किस तरीके से एनर्जी ले रही हैं, जो भी है, जैसे कार्निवर्स थे, जो भी है हार्बिवर्स। तो उसके बाद हमने देखा ये जो कि हमारा है बायोमास, यानी कि उसके सकल भार को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। इससे आगे जो भी टॉपिक होंगे वो 1 बाय 1 मैं जितना कोशिश हो ईजी वे में आपको समझाऊंगी। अगर कुछ भी समझना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में दोबारा आपको वीडियो डिटेल में बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू।